बैंक वाले मेरा घर नीलाम कर रहे थे। मैं बेबसी से खड़ा था। अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और एक शख्स ने बोली लगाकर मेरा घर खरीद लिया। जब वो कागजात पर साइन करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने उसका चेहरा देखा और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये वही लड़का था जिसे मैं बचपन में घर से चोरी करने पर। मेरा नाम अश्वनी है। मैं गरीब माँ बाप का बेटा था। मेरी पैदाइश ऐसे घर में हुई जहाँ ख्वाहिशें तो बहुत थीं मगर सुविधाएं बहुत कम थीं। बचपन से ही मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा था जो पैसे की वजह से इज्जत पाते थे। मैं हमेशा से अमीर हो जाना चाहता था। ये इच्छा मेरे अंदर धीरे धीरे एक जिद में बदलती चली गई थी। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये भी पता चल गया था कि मुझे मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। मैं खुद को टटोलता रहा मगर मेरे अंदर ऐसी कोई भी स्किल नहीं थी जो मुझे बहुत आगे तक ले जा सके। मैं रातों रात अमीर होने के सपने देखता था मगर जागने के बाद सच्चाई बिल्कुल खाली हाथ जैसी होती थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं भी दूसरों की तरह दिन रात काम करूंगा मगर सच ये था कि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरा सहारा भी खत्म हो गया था। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। ये एक ऐसा अकेलापन था जो खामोशी से इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब फिलहाल मैं इतने पैसे कमा लेता था कि बस अपना गुजारा कर सकता था, लेकिन इन पैसों में ना तो बचत हो पाती थी और ना ही भविष्य का कोई रास्ता साफ दिखाई देता था। लेकिन भगवान ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी दी थी और वो थी मेरी शक्ल सूरत। लोग मुझे देखकर रुक जाते थे। अक्सर मुझे एहसास होता था कि मेरी शक्ल मेरे लिए एक बहुत बड़ा फायदा बन सकती है। इसी सोच ने मेरे दिमाग में एक नया आइडिया पैदा किया। मैं ये सोच बैठा था कि अगर मैं किसी बहुत ही अमीर लड़की से शादी कर लूं तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। ये ख्याल मुझे दिन रात परेशान करने लगा। मैंने खुद को समझाया कि ये भी अमीर बनने का एक रास्ता है और फिर मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। और एक दिन मेरी किस्मत ने मुझे मौका भी दिया। कहते हैं कि किस्मत हर इंसान को एक बार तो मौका जरूर देती है। कुछ लोगों को इस मौके की समझ ही नहीं आती और वे इसे बर्बाद कर बैठते हैं और कुछ लोग ऐसे मौके से तुरंत फायदा उठा लेते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सड़क पर बैठकर यूं ही अपना वक्त काट रहा था। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बस वहां लोगों को आते जाते देख रहा था कि इसी दौरान एक गाड़ी अचानक आकर रुकी। वो गाड़ी एक लड़की की थी। वो लड़की अपनी गाड़ी से उतरी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो इधर उधर देखने लगी। बाकी लोग उसे देखकर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मैं उठकर आगे बढ़ा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मैडम? वो बोली, दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती कोई साधारण नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यही वो मौका है जिसका मैं अब तक इंतजार कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने तुरंत उसकी गाड़ी देखी तो पता चला कि टायर खराब था। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। टायर बदलने का काम बहुत ही मुश्किल होता है और वैसे भी ये काम लड़कियां अक्सर करना पसंद नहीं करती। मेरे हाथ गंदे हो गए थे और कपड़े भी खराब हो गए थे, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार गाड़ी पूरी तरह से तैयार हो गई। वो लड़की मुझे हैरत से देख रही थी। उसकी आंखों में अब शुक्रगुजारी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसने तुरंत हाँ कह दिया। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन खामोशी में भी कभी कभी बहुत कुछ छुपा होता है। जब हम उसके घर पहुंचे तो मैं रुक गया। उसका घर बहुत बड़ा था। ऐसा घर तो मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। मुझे वहीं से अंदाजा हो गया कि ये लड़की कोई साधारण नहीं है। वो कहने लगी, आप क्या करते हैं? मैंने सच बोल दिया। मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करता, अभी मैं बेरोजगार हूँ। उसने मुझे ध्यान से देखा और बोली, तो फिर ऐसा कीजिए, आप कल आइएगा, मैं आपके लिए कुछ सोचूंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने दिल में सोचा, चलो कोई काम ही मिल जाएगा। मैं उसके दरवाजे से वापस मुड़ गया। मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि वो लड़की मुझसे मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि वो एक अमीर बाप की रईस बेटी थी।
रात भर मैं सोचता रहा कि वो मुझे क्या काम देगी। क्या मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाकर रखेगी, या फिर अगर वो मुझे अपना ड्राइवर बना ले तो भी मुझे बहुत फायदा होगा। मैंने सुना था कि बड़े बड़े बंगलों में ज्यादा काम नहीं होता है, बस लोगों को नौकर रखने का शौक होता है। अब पता नहीं क्या होने वाला था, पर अगली सुबह जब मैं काफी तैयार होकर गया तो देखा कि सामने उसका बाप भी बैठा हुआ था। मैं तो समझा था कि ये लड़की अकेली रहती है। मैंने तुरंत ही नमस्ते किया तो उसने कहा, हेलो यंग मैन, कौन हो तुम? मैंने बताया कि वो दरअसल मुझे आपकी बेटी ने बुलाया था। वो कह रही थी कि कोई काम दे देंगी। वो कहने लगा, तुम तो शक्ल से किसी ऑफिस के मैनेजर लगते हो, तुम्हारे पास काम नहीं है? मैंने कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी वहां पर आ गई। मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, डैडी, इनको कोई काम दिला दीजिए। देखिए, इनको काम की सख्त जरूरत है। उसके पिता ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम कह रही थी ना कि गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और तुमसे वो ठीक भी नहीं हो पाती। आजकल भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। चलो, इसको तुम्हारा ड्राइवर ही रख देते हैं। ये गाड़ी भी चला लेगा और फिर अगर गाड़ी खराब हुई तो उसे ठीक भी कर देगा, और तुम्हें कहीं आना जाना हुआ तो वहां भी छोड़ आएगा। उसने कहा, हाँ ठीक है। वो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, एक और दिक्कत है सेठ जी। वो कहने लगे, क्या? मैंने कहा, मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ ही क्वार्टर में रह लेना। तुम्हारा खाना पीना, कपड़े वगैरह सब कुछ हमारी तरफ से हो जाएगा। ये सुनते ही मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे उस लड़की के ड्राइवर के तौर पर रख लिया गया था। और सच तो ये है कि मुझसे ज्यादा तो वो खुश थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो बार बार मुझे तिरछी नजरों से देख रही थी, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो। और मैं उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं समझ सका कि वो क्या चाह रही है, या उसकी आंखों में वो अजीब सी नमी क्यों उतर आई है। खैर, अब मैं उसका ड्राइवर था। मेरे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कमरा था जो काफी साफ सुथरा था, और उस बड़े से घर में खाना भी बहुत अच्छा मिलता था। ऐसा खाना जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। और पैसे भी मुझे महीने के काफी मिल रहे थे, जो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। वो लड़की रोज कहीं नहीं जाती थी, ज्यादातर अपने घर पर ही रहती थी, मगर कभी कभी उसे बाहर जाना होता था। और उन्हीं दिनों में वो रास्ते में मुझसे बातें करने लगी। शुरुआत में तो सिर्फ साधारण बातें ही होती थीं, फिर धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से भी सुनाने लगी। वो अपनी माँ का जिक्र करती थी, जो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। वो कहती थी कि इस घर में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। वो कभी हंस देती तो कभी खामोश हो जाती, और मैं बस उसकी हर बात को सुनता रहता था। इस दौरान उसकी और मेरी अजीब सी दोस्ती हो गई थी। ऐसी दोस्ती जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा था। मैंने महसूस किया कि वो मुझ पर भरोसा करने लगी है। एक दिन अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम अकेले क्यों हो? मैंने कहा कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये सुनकर वो कुछ देर खामोश रही। इस खामोशी में भी बहुत ही कुछ अलग सा था। अगले दिन उसके पिता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो एक रौबदार आदमी थे, मगर उस दिन उनकी आवाज में नरमी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पिता कौन थे और तुम्हारी कास्ट क्या है। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। वो ध्यान से सब सुनते रहे, फिर बोले, तुम तो अच्छे परिवार से लगते हो, फिर ये काम क्यों करते हो? मैंने कहा, दरअसल मैं अकेला रह गया हूँ और मेरे पास अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे कि वो सब कुछ समझ गए हों। उसके बाद दिन तेजी से गुजरने लगे। मैं उस जिंदगी का आदी हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि शायद यही मेरी मंजिल है, मगर किस्मत को मुझे अभी और भी खेल दिखाने बाकी थे। एक दिन दोपहर के बाद अचानक शोर मच गया। मैंने देखा कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका नाम ज्योति था। वो घबरा कर रोती हुई मेरी तरफ दौड़ कर आई और बस इतना बोली कि पापा को तुरंत अस्पताल लेकर चलना है। उसकी आंखों में डर था, उसके हाथ भी कांप रहे थे। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही और बार बार अपने पापा को बुलाती रही। हम बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे।
डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत ही अंदर इमरजेंसी रूम में ले लिया और वो मेरे बाजू को मजबूती से पकड़कर बैठी थी, जैसे कि मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब बाहर आए। उन्होंने कहा कि ये अपनी आखिरी सांसों पर हैं। ये सुनकर तो ज्योति जमीन पर बैठ गई। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ पापा थे। अगर वो भी चले गए तो फिर मैं तो अकेली रह जाऊंगी। उस वक्त मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी दौरान किसी ने मुझे अंदर बुलाया। मुझे हैरानी थी कि मुझे क्यों बुलाया गया है। जब मैं अंदर गया तो देखा कि सेठ जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें बहुत ही हल्की हो चुकी थीं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कमजोर आवाज में कहा, मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। मैं इस दुनिया में उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो और वो खुद भी कह चुकी है कि वो तुम्हें पसंद करती है। इसलिए तुम उसका हाथ थाम लो, उससे शादी कर लो, ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। और वादा करो कि तुम उसका हमेशा ख्याल रखोगे। उस पल मेरे दिल में हजारों ख्याल एक साथ आ गए, मगर मैंने खुद को काबू में रखा और कहा कि जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उससे शादी भी करूंगा और उसका हमेशा ख्याल भी रखूंगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर के बाद वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। उस लम्हे मैंने एक तरफ मौत का नजारा देखा था और दूसरी तरफ अपनी किस्मत के दरवाजे को खुलते हुए देखा था। सेठ साहब के जाने के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। बंगला वही था, वही गाड़ियां थीं, वही कारोबार और दौलत भी वही थी, लेकिन अब ये सब कुछ किसी न किसी तरह से मेरे नाम होने वाला था। ज्योति पूरी तरह से टूट चुकी थी, मगर मेरे एक वादे ने उसे संभाल लिया। उसने सबके सामने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। फिर हमने बहुत ही सादगी से शादी की। ना तो कोई शोर शराबा था और ना ही कोई दिखावा। वो मेरी पत्नी बन गई और वो मुझ जैसा खूबसूरत पति पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी आंखों में गर्व था। उसके व्यवहार से लगता था जैसे मैंने उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। हालांकि हकीकत तो यही थी कि उसने मुझ पर जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया था। मगर उस वक्त हम दोनों ही बहुत खुश थे। हमें दौलत भी मिल गई थी और एक दूसरे का साथ भी, पर हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है और ये खुशी किस किस की कीमत पर मिलने वाली है। मुझे बिजनेस के बारे में धीरे धीरे ज्योति ने ही समझाना शुरू किया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये कोई नया या कमजोर कारोबार नहीं था, बल्कि एक मजबूत और अच्छे से चला हुआ बिजनेस था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत नहीं थी जो सुबह से रात तक दौड़ भाग करे, बल्कि बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सब लोगों के ऊपर ऑर्डर चला सके, डिसीजन ले सके, फाइलों पर दस्तखत कर सके और भरोसे के साथ कुर्सी पर बैठ सके। और वो इंसान अब मैं बन चुका था। शुरू शुरू में मुझे ऑफिस का माहौल अजीब सा लगता था। इतने सारे लोग मेरे सम्मान में खड़े हो जाते थे, मुझे तुरंत ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये कहकर विश करते थे। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते थे। हालांकि कुछ समय पहले तक मैं खुद दूसरों के एहसान पर जी रहा था, मगर मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे मुझे भी चीजों की समझ आने लगी। मैंने सारा हिसाब किताब सीख लिया, लोगों के चेहरों से उनकी नीयत पहचानना सीख लिया और ये भी जान लिया कि कहाँ पर नरम होना है और कहाँ पर सख्ती दिखानी है। ज्योति हर कदम पर मेरे साथ खड़ी थी। वो मुझे बताती थी कि उसके पापा किस तरह फैसले किया करते थे, कौन सा आदमी वफादार है और कौन सिर्फ अपना फायदा ही देखता है। उसकी बातों में अनुभव था और मैं खामोशी से सब कुछ सीख रहा था। इसी दौरान एक दिन उसने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे दिल में ऐसी खुशी महसूस हुई जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी जिंदगी वाकई में पूरी होने जा रही है। घर का माहौल बदल गया था। ज्योति के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। वो बच्चों के कपड़े देखती थी, उनके नाम सोचती रहती थी और उनके भविष्य को लेकर सुनहरे सपने बुनती रहती थी और मैं उसे खामोशी से देखता रहता था। फिर वो दिन भी आ गया जब हमारे घर पहले बेटे की पैदाइश हुई।
जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद को ही सामने देख रहा हूँ। वो बिल्कुल मुझ पर गया था। हूबहू उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ मेरे जैसा ही था। उसे गोद में लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज औलाद होती है। उसके बाद जिंदगी एक नए अंदाज में आगे बढ़ने लगी। ज्योति एक लाजवाब माँ साबित हुई। वो हर वक्त बच्चों के साथ रहती थी। उसकी नींद, उसका खाना पीना, उसकी हंसी, सब कुछ बच्चों के आसपास ही घूमने लगा था। मैं भी ऑफिस से जल्दी वापस आने लगा था ताकि अपने बेटे के साथ वक्त गुजार सकूं। इन्हीं दिनों में मैंने ज्योति की एक और आदत को और करीब से देखा। वो दिल की बहुत ही खुली हुई थी। उसे गरीबों को दान पुण्य करने का बहुत शौक था। हमारे घर के दरवाजे से कभी कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता था। मैं कभी कभी उसे समझाता भी था, मगर वो बस मुस्कुरा देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 2 साल बाद हमारे घर दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। इस बार खुशी पहले से भी ज्यादा थी। 2 बेटों का पिता बनकर मेरे अंदर एक नई ताकत सी आ गई थी। मैं खुद को अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा था। घर में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी थीं। उनके खेलने की आवाजें, उनकी हंसी हमारे दिलों को रोशनी से भर देती थी। ज्योति भी बहुत खुश थी। वह अक्सर कहती थी कि उसका घर अब पूरा हो गया है। हमने बहुत सी खुशियां इकट्ठी की थीं। बच्चों के पहले कदम, उनकी पहली बोली, उनकी पहली जिद, सब कुछ हमारे लिए बहुत खास था। कभी कभी हमारे बीच छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते थे, मगर वे ज्यादा देर तक नहीं चलते थे, क्योंकि ज्योति मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मेरी दीवानी थी और अब मुझे भी वो वाकई बहुत अच्छी लगने लगी थी। आखिर वो मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चों की माँ थी। वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन हमारे घर तीसरे बेटे की पैदाइश हुई। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। मैं 3 बेटों का पिता बन चुका था, 3 खूबसूरत और हेल्दी बच्चों का। उस पल मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। मेरे पास दौलत थी, इज्जत थी, एक वफादार पत्नी थी और 3 शानदार बेटे थे। और मैं दिल ही दिल में खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगा। मैं ज्योति के दान पुण्य करने और लोगों की मदद करने के मामले में धीरे धीरे टांग अड़ाने लगा था। मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा होती थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं दिन रात बिजनेस को संभाल रहा हूँ, बड़े बड़े फैसले कर रहा हूँ, जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ, और वो बिना सोचे समझे मेरी मेहनत का पैसा लुटा रही है। एक दिन ये बात मैं अपने दिल में नहीं रख सका। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम अपना हाथ थोड़ा हल्का रखा करो। हर किसी पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है। वो पहले तो चुप रही, फिर उसने कहा कि अगर हम ऐसे ही लोगों की मदद नहीं करेंगे तो फिर बताओ भला फिर कौन करेगा। मैं गुस्से में बोला, देखो मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम इस तरह पैसा उठाकर लोगों को देती रहोगी। क्या जरूरत थी उन 2 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी लेने की? क्या तुम्हें पता है शादी का मतलब क्या होता है? अभी हमारे अपने 3 बच्चों की भी तो शादियां होनी हैं, उनके भविष्य का भी तो सोचा होगा ना। उसने बड़े ही सुकून से कहा, बहुत पैसे हैं हमारे पास। ये बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मैंने फिर वो बात कह दी जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा कि ये मेरा पैसा है और ये फैसला मेरा होगा कि वो कहाँ खर्च किया जाना है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, उसका चेहरा एकदम से बदल गया। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा पैसा? ये कैसे हो गया? ये मेरे बाप का कमाया हुआ पैसा है। पैसे से पैसा कमाया जाता है, तुम सिर्फ इसे संभाल रहे हो। ये सब कुछ मेरे पिता की मेहनत है और मैं खर्च करने से पहले तुमसे नहीं पूछूंगी। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर मैं जानता था कि वो ये बात एक दिन जरूर बोलेगी और आज आखिर उसने बोल ही दी थी। उसने बात यहीं खत्म नहीं की, बल्कि और आगे बढ़ा दी। वो कहने लगी कि ये भी हमेशा याद रखना कि तुम्हारी भी तो मदद ही की थी ना मैंने, तभी तो आज तुम बंगले में सेठ बनकर बैठे हो, वरना तुम्हारे पास क्या था? ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। मैं बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सच तो यही था। उसने फिर एक और बात कही जिसने मुझे बिल्कुल बेदम कर दिया। वो बोली, और ये भी याद रखना कि अभी भी 70% शेयर्स मेरे नाम पर हैं, इसलिए मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ।
उस दिन के बाद हमारे बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई। हालांकि जिंदगी चलती रही, मगर मेरे दिल में एक कांटा सा अटक गया था। हमारे बच्चे उस वक्त बड़े हो रहे थे। उनकी पढ़ाई, उनकी शरारतें, उनकी हंसी घर को हरा भरा रखती थी, मगर मेरे दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। ज्योति अचानक एक दिन घर आई। उसकी गोद में एक बच्चा था जो उस वक्त मुश्किल से सिर्फ 2 साल का था। मैंने हैरानी से पूछा, ये किसका बच्चा उठाकर ले आई हो? उसने बड़े ही सुकून से कहा कि एक औरत थी जिसे मैं हर महीने राशन दिया करती थी। उसका पति तो पहले से ही नहीं था, वो खुद भी बीमार थी और अब वो इस दुनिया से चली गई है और ये बच्चा मुझे सौंप गई है। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। देखो ये कितना प्यारा बच्चा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और गुस्से से बोला कि तुम लोगों के बच्चे उठाकर भी घर लाने लगी हो? वो तुरंत बोली, ये लोगों की नहीं है, ये हमारी नौकरानी ही थी। बेचारी काफी समय से बीमार थी, इसीलिए मैंने उसे काम से हटा दिया था। ये उसका बच्चा है, इसका नाम ध्रुव है। मैंने कहा, नाम का क्या करना है? क्यों लेकर आई हो इसे यहाँ? कहीं और छोड़कर आओ। इसका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही ना। हमारे तो पहले से ही अपने 3 बेटे हैं, अब हम इस बच्चे को भी पालेंगे। उसने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ ये भी हमारा बेटा होगा। मैं इस मुद्दे पर जितनी ज्यादा बहस करता गया वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती चली गई। उसके अंदाज में नरमी थी, मगर फैसला पक्का था। आखिरकार वो नहीं मानी और उस बच्चे को हमारे घर का हिस्सा बना दिया। मेरे अपने बेटे उस बच्चे के साथ खुश थे, उसके साथ खेलते थे, हंसते थे। घर में नौकरानी भी थी जो उसे संभालने में मदद करती थी, मगर मैं अंदर से परेशान था। मुझे लग रहा था कि औरत जो ठान लेती है करके रहती है और मैं बस देखता रह जाता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत तंग तो किया हुआ था, मगर मामला सिर्फ परेशान करने तक ही सीमित नहीं रहा था। वो हर दिन इस बात के ताने देने लगी थी कि ये सब कुछ उसके बाप का है। मैं जो भी बात करता वो उसी बात पर आकर रुक जाती थी। अगर मैं किसी नए फैसले की बात करता या किसी नए प्लान का जिक्र करता तो वो तुरंत कह देती कि मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, तुम कारोबार के चक्कर में सब कुछ उड़ा दोगे। उसके शब्द मेरे कानों में जहर घोल देते थे। मैं अंदर ही अंदर जलने लगा था। मैं खुद को इस घर का मालिक समझने लगा था, मगर वो मुझे बार बार मेरी हैसियत याद दिला देती थी। इसलिए अब मैं एक नया कारोबार शुरू करना चाहता था, एक ऐसा काम जिसमें मुझे भरोसा था कि अगर मैं करोड़ों रुपए लगाऊंगा तो फिर मुझे बदले में अरबों का फायदा भी होगा। मैंने फिर पूरी तैयारी कर ली, प्लान भी बना लिया था, मगर ज्योति ने साफ मना कर दिया। वो बार बार कहती रही कि ये काम मत करना, अगर तुमने ये कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बात करने का अंदाज डरा देने वाला होता था, जैसे कि वो मुझे किसी अंधे कुएं के किनारे पर खड़ा देख रही हो। वक्त के साथ साथ हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। वे सब कुछ देख रहे थे, ये बातें सुन रहे थे। एक दिन मेरे बेटों ने भी यही बात दोहराई कि ये सब कुछ हमारे पापा का नहीं है, ये तो हमारे नाना जी का है। उस दिन मुझे अपने ही घर में शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे लिए ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। मैं उनकी नजरों में खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। मैं चाहता था कि वे मुझे एक मजबूत पिता की तरह देखें, मगर हालात मेरे हाथ से निकलते जा रहे थे। और फिर वक्त ने अचानक एक ऐसी चाल चली जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। ज्योति को एक दिन अचानक पता चला कि वो एक गंभीर जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर ने बताया कि ये आखिरी स्टेज का कैंसर है और इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इतने सारे पैसे होने के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सकता था। मेरे लिए ये बात भरोसा ना कर पाने वाली थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत हर चीज नहीं खरीद सकती। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसके पास सिर्फ 2 महीने हैं। ज्योति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही मजबूती थी, वही भरोसा बाकी था। वो जिस बच्चे को घर में लेकर आई थी अब काफी बड़ा हो चुका था। वो उसे माँ कहता था और मुझे पापा कहता था, मगर सच ये है कि वो बच्चा मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने कभी उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था।
वो मुझे हमेशा एक बोझ जैसा लगता था, मगर ज्योति उसे बहुत प्यार करती थी। उसे अपने सीने से लगाकर रखती थी, जैसे वही उसकी असली औलाद हो। बीमारी के दिनों में वो ध्रुव को अपने पास बुलाती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उसे खूब प्यार करती। और फिर वो दिन भी आ गया जब ज्योति मुझे अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में बहुत धीमी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम अपनी औलाद का बहुत ख्याल रखोगे, मगर ध्रुव का भी तुम ख्याल रखना। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसी लम्हे वादा कर दिया कि मैं ध्रुव का ख्याल रखूंगा, शायद इसलिए कि उस वक्त मेरे पास और कोई भी जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद ज्योति दुनिया से चली गई। सच कहूं तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसके जाने पर रोया भी। मेरा घर सुनसान हो गया था। बच्चों की आंखों में खामोशी पसर गई थी, मगर उसी के साथ एक और एहसास भी मेरे दिल में पैदा हो रहा था। अब सब कुछ मेरे हाथ में आ चुका था। अब कोई मुझे ये याद दिलाने वाला नहीं था कि ये सब कुछ ज्योति के बाप का है। अब कोई मेरे फैसलों में रुकावट नहीं डाल सकता था। अब मैं जैसे चाहूं बिजनेस को संभाल सकता था। मैं अक्सर सोचता था कि कई बार हम ये समझते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं, मगर सच्चाई तो ये होती है कि हमें उसके साथ रहने की सिर्फ आदत होती है। मेरे साथ भी यही था। मुझे ज्योति से प्यार नहीं था, मुझे बस उसके साथ रहने की आदत थी, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा एक मौका रही थी, एक ऐसा मौका जिससे मैंने अपनी जिंदगी बदल ली थी। और अब वो जा चुकी थी और मैं आजाद था। और अब ये सब कुछ मेरा हो चुका था। मैं अब इसे अपने तरीके से चलाना चाहता था। अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही थी। उसके जाने के बाद घर की वो रौनक भी खत्म हो गई, जो खामोशी में भी एक चमक रहती थी। मैंने खुद को पूरी तरह से बिजनेस में झोंक दिया। मैं दिन रात फाइलें देखता, फैसले करता, मीटिंग्स में बैठता और नए प्लान बनाता रहता। मेरे लिए अब घर सिर्फ रात को सोने की जगह बन गया था। मैं समझता था कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि असल में मैं सब कुछ बिगाड़ रहा हूँ। बच्चे अपनी माँ के बगैर हो गए थे। वे सुबह स्कूल जाते, शाम को अपने कमरों में बंद हो जाते। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। मैं पैसे को ही सब कुछ समझ बैठा था। मुझे लगता था कि अगर मैं उन्हें हर सुख सुविधा दे रहा हूँ तो फिर मैं एक अच्छा बाप हूँ। पैसा अब हद से ज्यादा था। वे जो चाहते थे उन्हें मिल जाता था। महंगे कपड़े, महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, दोस्तों की पार्टियां, देर रात तक घर आना, मैं सब अपनी आंखों से देख रहा था, मगर कुछ भी कहता नहीं था, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, या शायद मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा था कि तुम खुश हो या नहीं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। मैं बस ये देखता था कि बिजनेस बढ़ रहा है, कई सारी डील्स हो रही हैं, खूब पैसा आ रहा है। ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। वो खामोश रहता था, अक्सर एक कोने में बैठा रहता। वो मुझे पापा कहता था, मगर मैंने कभी उसे अपने गले से नहीं लगाया। मैंने ज्योति से वादा तो कर दिया था, मगर दिल से उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। मेरे बेटे धीरे धीरे मेरे कद के बराबर होने लगे। जब मैं उन्हें देखता तो मुझे एहसास होता कि मैं उनके बचपन में शामिल ही नहीं रहा। मैं उनकी जिंदगी के जरूरी पलों को खो चुका था। वे मुझसे कोई सलाह नहीं लेते थे। वे सारे फैसले खुद करते थे और फैसले अक्सर गलत होते थे। उनकी जुबान में भी तीखापन आ गया था। उनके अंदाज में बहुत घमंड आ चुका था। मैंने एक दिन गुस्से में उनसे बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने वही बात लौटा कर दी जो कभी ज्योति मुझसे कहती थी कि ये सब नाना का पैसा है। ये सुनकर मैं अंदर से हिलकर रह गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि तारीख आज खुद को दोहरा रही है। जैसे मैं ज्योति के सामने खुद को छोटा महसूस करता था, अब मेरे बच्चे मुझे अपने सामने ही छोटा महसूस करवा रहे थे। मैंने दौलत तो जमा कर ली थी, मगर अपना घर खो दिया था। मैंने अधिकार तो पा लिया था, मगर रिश्तों को हार गया था। रातों को मैं अकेला बैठा सोचता रहता। मेरा बंगला बड़ा था, मगर दिल बिल्कुल खाली था। मैंने पहली बार ये माना कि ज्योति ठीक कहती थी, पैसा सब कुछ नहीं होता। घर को संभालने के लिए सिर्फ आदेश ही नहीं, मोहब्बत और अपनापन भी चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त ये समझ पाना काफी नहीं था, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मुझे अचानक पता चला कि हमारे घर से 1 लाख रुपए चोरी हो गए हैं।
ये खबर जैसे बिजली की तरह मेरे सिर पर गिर गई। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। मैं तुरंत सोचने लगा कि ये चोरी आखिर किसने की होगी। मेरा दिल कह रहा था कि ये घर के किसी इंसान ने ही की है, मगर साथ ही ये भी जानता था कि मैं अपने बेटों पर शक नहीं कर सकता। वो मेरा खून है और मैं उनकी पर्सनैलिटी को हमेशा भरोसे के काबिल ही मानता रहा हूँ। तो फिर आखिर चोर कौन था? ये सोचते ही मेरा दिमाग ध्रुव की तरफ गया। ध्रुव, वो बच्चा जिसे ज्योति ने अपने आखिरी दिनों में हमारे घर छोड़ा था, जिसका खून मेरे और ज्योति के परिवार से नहीं था, जिसे मैंने कभी दिल से नहीं अपनाया। मैंने सोचा ये चोरी उसी का काम है, मगर ये सोचना भी मेरे लिए अजीब था, क्योंकि मैं जानता था कि उसने हमेशा सिर झुकाकर ही इस घर में अपना वक्त गुजारा था। मगर उस पल में मैं उसके बारे में शक करने लगा था। मैंने उसके चेहरे पर ध्यान दिया, उसके हाथों को देखा, उसके अंदाज को समझा और अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि इस चोरी में उसका हाथ जरूर है। मैंने ध्रुव से साफ साफ कहा कि ये चोरी तुमने की है और अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उसके सामने पूरी बात रखी, किस तरह ज्योति उसे लेकर आई थी और फिर वो औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। ज्योति की आखिरी इच्छा थी कि उसका ख्याल रखा जाए, मगर तुमने कभी भी उस औरत की निभाई हुई जिम्मेदारी को महसूस ही नहीं किया और अब तुमने ये पैसे चोरी कर लिए हैं, इसीलिए अब यहाँ तुम्हारे लिए रहना मुमकिन नहीं है। ध्रुव ने डटकर जवाब दिया कि उसे यहाँ से भेजा नहीं जा सकता। वो क्या करेगा? उसकी पढ़ाई भी चल रही है। ये सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसके कंधों को धक्का दिया और कहा कि जाओ, तुझे यहाँ पर जो लाया था ना, वो मर चुकी है और हमारे साथ तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर तू अपने ही घर में चोरी करेगा तो हम तुझे यहाँ क्यों रखेंगे? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो कहाँ गया ये मुझे आज भी नहीं पता। मैंने ज्योति की आखिरी बात भी बुला दी थी। उसने कहा था कि ध्रुव का ख्याल रखना, मगर मैंने वो वादा अपने दिल से निकाल दिया और जिंदगी की दौड़ में उसे याद नहीं रखा। फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी के आने वाले 10 सालों के नक्शे ही बदल दिए। मैंने वो कारोबार शुरू किया जिसे लेकर ज्योति ने मुझे रोका था, जिसमें करोड़ों रुपए लगते थे और जिसे लेकर मेरी कमाने की चाह अंधी हो चुकी थी। मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए और अपनी प्लानिंग की हर छोटी बड़ी बात का हिसाब भी रखा, मगर किस्मत का खेल अजीब था। मैं वो नहीं कमा सका जिसकी उम्मीद थी। जो कुछ बचा वो भी मेरे बेटों ने छीन लिया। वे पैसा लेकर विदेशों में अय्याशी करने चले गए। वो खुशी जो कभी घर में हंसी की शक्ल में गूंजती रहती थी, अब सिर्फ खाली कमरों में गूंज रही थी। घर की गाड़ियां भी बिक गईं, सारा सामान भी बिक गया और अब बस एक ही रास्ता बचा था। जिन लोगों से कर्ज लेकर कारोबार चलाया था, उनके पैसे वापस करना। वे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, कर्ज मांग रहे थे और मुझे पता था कि अगर वक्त पर पैसा नहीं चुकाया तो वे मेरी बची कुची संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी तरह अकेला रह गया था। घर में सिर्फ एक नौकर था जो मेरे लिए खाना बना देता था, मगर मैंने उसकी सैलरी भी 6 महीने से नहीं दी थी। वो भी चुपचाप सारा काम करता रहा, मगर मैं जानता था कि एक दिन वो भी यहाँ से चला जाएगा। ये सोचकर दिल में अजीब सा डर पैदा होता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऊंचाई के बाद गिरावट भी इतनी दर्दनाक हो सकती है। मैंने अपने ससुर की मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा, जो कभी मेरे लिए पावर और भरोसे का जरिया था, खुद ही उड़ा दिया। मेरे बेटे जो कभी मेरे साथ खेलते थे, जिनकी आंखों की चमक देखकर मुझे गर्व महसूस होता था, अब अपने अपने रास्तों पर थे और अपनी दुनिया में खो चुके थे और यहाँ मैं बस देख रहा था। मेरा सवाल अब ये था कि औलाद मुझे छोड़कर भाग चुकी थी। अकाउंट में जो कुछ था वो भी उनके हाथ में चला गया था और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, मेरे फैसले और मेरा दिमाग। मगर ये भी काफी नहीं था। कर्जदार मेरे पीछे पड़े थे और हर पल मेरे दिमाग में यही सवाल घूमता रहता था कि अगला कदम क्या होगा। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इस घर को नीलाम कर देना, कर्जदारों को पैसे वापस करना और अपनी जान बचाना। मगर ये सोचकर ही दिल बैठ जाता था कि आखिर इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, सड़क पर कहाँ भटकूंगा। ये घर जो कभी खुशियों से भरा था, अब मेरे लिए एक बोझ बन चुका था। ये 10 साल पूरी तरह मेरी जिंदगी बदल चुके थे।
वो कारोबार जिसे शुरू करने से ज्योति ने मुझे रोका था, मैंने वही शुरू किया। करोड़ों लगाए और कुछ हासिल नहीं हुआ, सब कुछ खो दिया। अब घर बड़ा था मगर दिल पूरी तरह खाली था। मैं रोजाना हिसाब किताब देखकर बस यही सोचता रहता था कि ये सब कब खत्म होगा। अकेलेपन में मैं अक्सर बैठकर सोचता कि इंसान की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। एक दिन सब कुछ पास होता है, दौलत, इज्जत, औलाद, परिवार, और अगले ही दिन सब कुछ हाथ से निकल जाता है। मैंने सच में महसूस किया कि दुनिया की सारी दौलत भी इंसान को अकेला होने से नहीं बचा सकती। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे अपने कर्मों का फल है। मैंने ज्योति की बातें और उसकी सलाह नजरअंदाज की, ध्रुव के लिए किया गया वादा भी भुला दिया, और आज सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। कर्जदार मेरे पीछे पड़े थे और मैं अपने लिए भी कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ अब कैसे संभाला जाए। मैंने सोचा कि अगर घर नीलाम नहीं हुआ और कर्जदारों को पैसे वापस ना किए तो ये लोग मुझ पर केस करेंगे, फिर अदालत में कार्रवाई चलेगी और फिर तो मैं पूरी तरह बेसहारा हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कदम उठाऊं तो मुझे खुद भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ये सोचकर मेरा दिल कांप उठा। एक छोटी सी नीलामी रखी गई थी जिसके लिए मैंने अपने घर पर बहुत सारे लोगों को बुला लिया, मगर उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं घर के हर कोने को देख रहा था, हर कमरे में गुजरी हुई यादें, हंसी, खुशी, गुस्सा और प्यार भरे वो लम्हे सब याद आ रहे थे। ये घर मेरी पत्नी के लिए बहुत खास था और मुझे भी अब ये घर अपना लगने लगा था। ये वो जगह थी जहां मैंने जिंदगी के कई साल गुजारे थे। हर दीवार और हर खिड़की मेरे लिए एक यादगार बन चुकी थी और आज मैं उसे नीलाम होते देख रहा था। ये नजारा देखना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। मुझे एहसास हुआ कि सड़कों पर रहने का दुख कुछ भी नहीं, लेकिन अपने ही घर को जिसमें इतनी यादें बसी हों, दूसरे के हाथों जाता देखना दिल तोड़ देने वाला होता है। नीलामी के दौरान एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और बोलियां लगा रहा था। उसकी बोलियां सबसे बड़ी थी और मैं देखकर हैरान हुआ कि ये कौन हो सकता है। दिल में उत्सुकता भी थी और एक अजीब सा डर भी, मगर सच्चाई ये थी कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि मेरा घर कौन ले जाएगा। असली बात ये थी कि मेरा घर जा रहा था और मैं बस खामोशी से सब कुछ देख रहा था। फिर बोली खत्म हुई और सबसे बड़ी बोली उसी ने लगाई और वाकई वो जीत गया। घर उसके नाम हो गया। उसका एक आदमी पास ही बैठा था। उसने कहा कि मैं नए मालिक को कागजात दे दूं। मैंने सख्ती से कहा कि नहीं, मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए तुम जाओ और खुद ही जाकर दे दो। मगर थोड़ी देर के बाद वो आदमी दोबारा आया। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी और आंखों में नमी थी। उसने कहा कि मालिक चाहते हैं कि पुराने मालिक खुद ही कागजात दें। मेरे दिल में आया कि शायद ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा। तभी नया मालिक गाड़ी से बाहर आया। जब मैंने उसे देखा तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था, वही बच्चा जिसे मैंने कई साल पहले घर से निकाला था, वही बच्चा जिसे ज्योति ने अपने आखिरी दिनों में हमारे घर पर छोड़ा था। ध्रुव की आंखों में आंसू थे और उसके हाथों में कागजात नहीं बल्कि उसने कागजात मेरे हाथों में रख दिए। उसने कहा, पापा ये घर आपका है, मैं किसी और को कैसे दे सकता था। ये घर मैंने आपके लिए ही वापस खरीदा है और जो पैसे आपको मिले हैं उनसे आप अपना कर्ज उतार लीजिए। मेरी आंखों में आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वही बच्चा था जिसे मैंने कभी अपना बेटा नहीं समझा, जिसे मैंने अपने प्यार से दूर रखा, और आज वही मेरे लिए खुशी का कारण बन गया था। उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शर्त के। मैंने हैरानी से पूछा कि तुमने ये पैसे कहाँ से कमाए? वो मुस्कुराकर बोला, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन ये घर अब आपका है, आपका। यहाँ से कोई नहीं निकालेगा आपको और आपको अब काम करने की भी जरूरत नहीं है। मेरा अपना बिजनेस है। मेरा दिल उस पल पूरी तरह भर आया। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा। तुम मुझे हमेशा अपना पापा कहते रहे और मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे होने का दर्जा नहीं दिया, मगर आज से तुम सच में मेरे बेटे हो। ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, माँ मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने पापा की मदद करो, वो परेशान हैं। ये सुनकर मेरी आंखें दोबारा भारी हो गईं।
मैंने उसे गले लगाया, उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। वही बच्चा जो कभी मेरे लिए बोझ था, आज मेरे लिए सब कुछ बन गया था। उसने ना सिर्फ मेरा घर वापस खरीदा, बल्कि मेरे कर्ज भी उतार दिए। मेरे लिए ये लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने ये समझा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। ज्योति, मेरी पत्नी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी, कभी किसी की हालत को नजरअंदाज नहीं करती थी। उसके लगाए हुए छोटे से पौधे ने आज मेरे सिर पर घना साया डाल दिया था। ध्रुव मेरा सहारा बन गया, मेरी जिंदगी को दोबारा संभाल लिया और मेरे दुखों को धीरे धीरे दूर कर दिया। मेरे बेटे, जो मुझसे 2 साल से फोन तक नहीं कर रहे थे, आज भी कहीं दूर ही रह गए थे, मगर ध्रुव ने मेरे साथ इतनी वफादारी दिखाई, मेरी इतनी सेवा की कि मेरा दिल सुकून से भर गया। वो सुबह से शाम तक मेरे साथ रहता, मेरे काम में हाथ बटाता और हर पल मेरा ख्याल रखता। मैंने महसूस किया कि जिंदगी सच में एक अजीब सा खेल है। कभी इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खो गया, मगर अचानक एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ वापस भी मिल जाता है। और ये पल ध्रुव के आने से मेरे लिए आया था। धीरे धीरे मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए और फिर ध्रुव ने मेरे बिजनेस में भी सहयोग किया। कुछ सालों के बाद मैंने धूमधाम से ध्रुव की शादी की। अब जो मेरा घर कुछ साल पहले बिल्कुल वीरान सा हो गया था, आज ध्रुव के बच्चों की हंसी और शरारत से गूंज रहा है और मैं एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी अपने नए परिवार के साथ गुजार रहा हूँ। आज ज्योति मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो ध्रुव के रूप में मुझे एक नया तोहफा देकर गई है, जिसने मेरी जिंदगी की वीरानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते। किसी भी व्यक्ति, समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।